हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग हमारी जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 2 और पार्ट 1 में हम लोगों ने जो है वेरियस पार्ट्स जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर के वो कंप्लीट कर लिए हैं, वेरियस टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप सो कि आप वो दोनों पार्ट्स जो हैं वो देख चुके हो, उन्हें कंप्लीट कर चुके हो। अगर आप लोगों ने वो पढ़ा है तभी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में या इस पर्टिकुलर पार्ट में हम जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो समझ में आएगी, अदरवाइज बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए ये मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि इफ इन केस अगर अभी आपने वो वीडियो स्किप कर दिया हो तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लेना, ठीक है? अदरवाइज प्रॉब्लम जो है वो आपको ही ज्यादा होगी। इस पर्टिकुलर पार्ट में, दैट इज पार्ट 3 में, हम लोग जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, इसका जो एक मेजर टॉपिक है दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इसे कवर करने वाले हैं। मतलब कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है? क्या पैरामीटर्स में हम लोग मेजर करते हैं, किन मेथड से मेजर होता है, क्या वेरियस प्रिकॉशंस जो है वो हमें अप्लाई करने होते हैं या वो प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखने होते हैं जब भी हम जो है नेशनल इनकम को मेजर करते हैं उसके पहले, ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स, प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नेशनल इनकम ले लो या डोमेस्टिक इनकम ले लो, अगर इनको कंबाइंड हम लोग देखें तो टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, ऑल राइट। एंड उन 8 एग्रीगेट्स में से अगर हमारे पास में एक भी पर्टिकुलर एग्रीगेट की वैल्यू होती है तो हम जो है उसे कन्वर्ट करके कोई भी दूसरा एग्रीगेट की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट? ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। नाउ यहाँ पर जो हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम देखेंगे तो ये बेसिकली 3 मेथड से हो सकता है, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। अब इनके बारे में मैं आप लोगों से प्रीवियस वाले वीडियो में भी जो है कुछ बात कर चुकी हूँ। जब हम लोगों ने पढ़ा था अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो उसमें हम लोगों ने 3 फेजेस पढ़े थे। कौन कौन से फेजेस हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के? दैट इज फर्स्ट वन इज द प्रोडक्शन फेज, जहां पर इनकम जनरेट होती है। फिर जो आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है, जहां पर आपकी जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ऑल राइट। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इसे मैं इनकम फेज भी कह सकती हूँ, ऑलराइट। दिस वुड बी और व्हाट, इनकम फेज। प्रोडक्शन फेज को हम इनकम जनरेशन फेज कहते हैं। एंड देन आता है आपका लास्ट वाला जो एक और फेज होता है दैट इज एक्सपेंडिचर फेज, जिसमें कि जो इनकम होती है वो डिस्पोज ऑफ की जाती है। अब इन तीनों मेथड से रिलेटेड या नॉट मेथड सॉरी, इन तीनों फेजेस से रिलेटेड ही हमारे पास में 3 मेथड्स आते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। दैट इज प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन वाले एरिया या प्रोडक्शन वाला जो हमारा फंक्शन है उस पर्टिकुलर फेज में जो पर्टिकुलर मेथड हम यूज करते हैं दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर जो इनकम फेज होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग मेथड यूज करते हैं उस पर्टिकुलर फेज पर हम जो मेथड यूज करते हैं वो आता है आपका इनकम मेथड। एंड जब हम एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं, ठीक है, जो हम आपका एक्सपेंडिचर फेज होता है उस टाइम पर अगर आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो तो दैट वुड बी नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, दैट मेथड वुड बी नोन एज एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 मेथड्स होते हैं जो इन 3 वेरियस फेजेस में हमें देखने को मिलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आप नेशनल इनकम को किसी भी पर्टिकुलर मेथड से फाइंड आउट कर लो, इन तीनों में से किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर लो, आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। और एक और चीज जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि मैं बार बार नेशनल इनकम बोल रही हूँ तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कर सकते हो या स्पेसिफिकली मैं सिर्फ नेशनल इनकम के बारे में बात कर रही हूँ। मैं टोटल इन टोटल जो हमारे 8 एग्रीगेट्स हैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हुए भी आप लोग देखोगे कई जगह पर मैंने सिर्फ डोमेस्टिक इनकम बोलूंगी या कहीं पर मैं सिर्फ नेशनल इनकम बोलूंगी, तो इसका मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ वो इकलौता नहीं है बल्कि उसके साथ में जो वेरियस हमारे टोटल 8 एग्रीगेट्स है उन 8 के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को बिल्कुल अपने माइंड में क्लियर रखना। नाउ इन तीनों ही मेथड से आप कोई सा भी मेथड यूज करो आपका आंसर सेम आएगा। सेम क्यों आएगा, उसके पीछे का क्या रीजन है? तो देखो, जब हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ से मतलब कि जो प्रोडक्शन फेज है वहां से इनकम जनरेट हुई, वो पूरी की पूरी इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है और वो जो इनकम है जो लोगों को मिली है वो पूरी की पूरी इनकम जो है वो
एक्सपेंडिचर में यूज की जाती है। दैट मीन्स आपकी जो पूरी इनकम है या पूरा जो मनी है वो सर्कुलेट होता रहता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पर जितना मनी है उतना ही यहाँ पर है, सेम उतना ही यहाँ पर है। तो इन दैट केस आप चाहे ये वाला मेथड यूज करो, ये मेथड यूज करो या ये मेथड यूज करो, आपका जो अमाउंट है वो क्या आएगा, वो सेम ही आने वाला है। ठीक है। ऑल्सो जो हम लोग ऑलरेडी नेशनल इनकम और उसके जो वेरियस एग्रीगेट्स हैं उनका मतलब समझकर आए हैं, उस चीज को एक बार हम लोग फिर से यहाँ पर रिवाइंड करें तो देखो, नेशनल इनकम अगर मैं उसे डिनोट करूं या मैं उसे जो है बिल्कुल आपके जो लेटर्स हैं, ओके, जिस वे से हम बोलते हैं नॉट नेशनल इनकम बल्कि जो NNP-8FC है, अगर इस टर्मिनोलॉजी से मैं बोलूं तो वो क्या हो गया आपका NNP-8FC, दिस इज योर नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या हो जाएगी, NDP-8FC। ठीक है। नाउ इनका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इनकी डेफिनेशंस हम लोगों ने समझी थी। तो इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है कि जो टोटल या वी वुड से कि जो नेट मनी वैल्यू है किस चीज की, जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री में एक ईयर में, उसकी जो टोटल मनी वैल्यू है, जो नेट मनी वैल्यू है, वो जो हम समीशन लेते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज नेशनल इनकम। ठीक है। अगर नॉर्मल रेसिडेंस के हिसाब से देख रहे हो तो नेशनल इनकम आ जाएगा, अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में देखना चाह रहे हैं तो वो आपका डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। तो इन शॉर्ट हम लोग कर क्या रहे हैं, जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं इनकी जो वैल्यू आती है हम उसे कंसिडर कर रहे हैं। ऑल राइट, दैट मीन्स ये आपका प्रोडक्शन बेस से रिलेटेड हो गया। ठीक है। अब सेम चीज अगर आप इनकम मेथड में देखोगे तो नेशनल इनकम का मतलब तो वही होता है कि पूरे नेशन की क्या इनकम है, प्लस उसे हम कुछ इस वे से हम बोल सकते हैं। नाउ इनकम मेथड में भी ये चीज सेम ही आने वाली है। क्यों, यहाँ पर जो लोग हैं दैट मीन्स जो हाउस होल्ड है उन्होंने वर्क किया है इन सारी चीजों के प्रोडक्शन में। अल्टीमेटली प्रोडक्शन के हिसाब से ही जो है उनकी इनकम होगी ना। कोई भी फर्म ऐसा नहीं है कि वो जो है अपने लेबर को ज्यादा पे करे और प्रोडक्शन कम रखे, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, क्योंकि कोई भी फर्म जो है वो वर्क करेगा उसके प्रॉफिट मोटिव से। तो दैट मीन्स जितनी भी इनकम अर्न हो रही है वो इस प्रोडक्शन के थ्रू ही जनरेट हुई थी। ठीक है, देन वही इनकम को स्पेंड किया जाएगा। ऑल राइट, तो कितना एक्सपेंडिचर हुआ या तो हम उस हिसाब से देख सकते हैं कि कितनी हमारी नेशनल इनकम है, क्योंकि जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है इट मीन्स लोगों के पास में उतना मनी है। ऑल राइट, या फिर कितने लोगों ने कमाया है उससे भी हमें पता चल जाएगा कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, या फिर डायरेक्टली हम ये भी देख सकते हैं कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, कितने अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का। ऑल राइट, तो इस वजह से ये तीनों मेथड्स में हम लोग जो है अपने नेशनल इनकम का कैलकुलेशन देखेंगे। अब तीनों के जो फॉर्मूले हैं वो अलग होंगे, तीनों में जो प्रिकॉशंस हैं वो थोड़े सिमिलर थोड़े डिफरेंट रहेंगे। तो अब वो क्या क्या है वो सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ वैल्यू एडेड मेथड। याद रखना है हमें वैल्यू एडेड मेथड मतलब कि कहां पर कौन से पर्टिकुलर फेज में है हम है अपने प्रोडक्शन फेज में। ठीक है, तो चलो प्रोडक्शन फेज में चलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते हैं। So value added refers to the addition of value to the raw material, that is intermediate goods, by a firm by virtue of its production activities। ठीक है, value added का मतलब क्या है, it is the addition of value to the raw materials। raw materials में value को add करना, raw materials में value को add करके final good बनाना। ठीक है, by the virtue of production activity मतलब कि final good उसे बनाना, this is value addition। all right, now it is the contribution of an enterprise of the current flow to the current flow of goods and services। जो वैल्यू एडेड है वो एक कंट्रीब्यूशन होता है एक एंटरप्राइज का, किसमें, करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मार्केट में जो अभी हमारे मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज सर्कुलेट हो रहे हैं या फिर वी वुड से कि जो फ्लो हो रहे हैं, वो मान लो कुछ हमारे पास में 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल 5 यूनिट्स हैं जो कि जो है हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो हो रहे हैं, या फिर वी कैन से कि अगर इसे हम मनी के टर्म्स में बताएं, रुपीस के टर्म्स में बताएं, तो मान लो ये 500 रुपीस के हैं। ठीक है, अब किसी प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया है 2 यूनिट्स का, तो वो 2 यूनिट्स भी कहाँ आ गए, मार्केट में आ गए। सो ये क्या है, दिस इज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये 5 की जगह पर कितने हो गए, 7 यूनिट्स हो गए। तो करंट फ्लो जो है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें कंट्रीब्यूशन है, उसमें एक एडिशन है। ठीक है, व्हाट, योर वैल्यू एडेड। ऑल राइट, सो वैल्यू एडेड को फाइंड आउट किया जाता है कुछ इस पर्टिकुलर
फॉर्मूले से, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नाउ स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने वेरियस जो है बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उसमें से एक कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से और वहीं पर भी समझाया था, दैट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। ऑल्सो वहां पर मैंने आप लोगों के सामने जो है एक टर्म यूज किया था, दैट इज डबल काउंटिंग। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है वो अराइज हो सकती है अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को सेपरेटली इंक्लूड करते हैं। तो ये प्रॉपर जो है चीजें मैंने आपको वहां पर बताई थी, अगर आप लोग वहां पर पढ़कर आए हो तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होगी, बाकी जो है वो यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगी। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर हम लोग करें तो हमें मिलता है वैल्यू एडेड। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई प्रोडक्ट है हमारे पास में, ठीक है, उसका जो मार्केट प्राइस है, दैट मींस उसके पैकेट पर जो उसकी एमआरपी लिखी है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जाम्पल, वो है हमारे पास में 500 रुपीज की। ठीक है, 500 उसकी एमआरपी बताई गई है। इसमें वेरियस क्या यूज हुए हैं, इनपुट्स, दैट मींस जो है रॉ मटेरियल्स यूज हुए हैं। बिना रॉ मटेरियल्स के फाइनल प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें वेरियस रॉ मटेरियल्स यूज हुए हैं। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल कुछ 3-4 रॉ मटेरियल्स हैं, इनका इन टोटल जो है प्राइस बन रहा है आपका 400 का। ठीक है, इन टोटल बता रही हूँ कि 400 का प्राइस बन रहा है। नाउ वैल्यू एडेड क्या बोल रहा है कि आपका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ये जो प्राइस हमें मिल रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, कोई भी एक आउटपुट है, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल इसका प्रोडक्शन हुआ है, तो ये एक आउटपुट है। ठीक है, तो इसका प्राइस है 500, तो ये हो जाता है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसे मैं VO लिख देती हूं तो जिससे ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा, दिस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, और इसमें जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन लगा है, ठीक है, जो भी वेरियस टूल्स या जो भी मशीनरीज वगैरह लगी है, इक्विपमेंट्स लगे हैं, ठीक है, और वी कैन से जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स लगे हैं, उनका प्राइस है कितना, 400 का। तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो टोटल वैल्यू एडेड कितना हो गया, 500 माइनस 400, दैट विल गिव यू ₹100। ठीक है, दिस इज वैल्यू एडिशन, कि आपने 400 रुपए का जो आपके पास में आइटम था, उसमें आपने 100 रुपीज का क्या करा है, एडिशन करा है। ठीक है, तो आपका वैल्यू एडिशन कितना आ गया, 100 रुपीज का। ऑल राइट, आई गेस दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर जो दिक्कत अराइज होती है, या वी वुड से कि जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में बात कर रही हूँ, वो क्या होती है। देखो क्या होता है कि जब हम लोग अपना वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं, तो उसमें हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं, लेकिन अगर हम इसे नहीं करते माइनस, तो क्या प्रॉब्लम होती, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हमने वेरियस टूल्स को यूज किया, वो उसके यूज की वजह से इंटरमीडिएट गुड बने। जैसे कि मैं बोल रही हूं कि ये कोई जो है स्वीट शॉप है, इन्होंने ये स्वीट बनाया है कुछ 500 का, इसमें इन्होंने जो है शुगर यूज किया है, इसमें इन्होंने मिल्क यूज किया है एंड वेरियस प्रोडक्ट्स यूज किया है, इन सब का मिलाकर जो है 400 बना है। नाउ शुगर कैन बी कॉल्ड फाइनल और इंटरमीडिएट गुड, बस वो क्या कहलाएगी वो उसके यूज पर डिपेंड करता है। अब मैं हो गई कंफ्यूज, ठीक है, मैंने इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मैं तो कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा कि अच्छा यार शुगर है तो शुगर तो अपने आप में ही तो फाइनल है, राइट। मैंने जो है ना इतना मैं उसके डिटेल में नहीं गई कि नहीं वो तो उसके एंड यूज पर डिपेंड करता है कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट है या कंजम्पशन है या फाइनल है। ठीक है, तो मैंने बोला अच्छा स्वीट्स है 500 के, ठीक है, मैं इन पर्टिकुलर जो वैल्यूज है उन्हें लिखते जाऊं। स्वीट्स है हमारे पास में 500 के, उसके बाद में शुगर हमने कितने की ली, शुगर हमने ली है 100 की। ऑलराइट, शुगर भी तो मैं इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई हूँ, ऑलराइट, ये सोच रही हूँ मैं, और जो मैं शुगर है उसे क्या मान रही हूँ, उसे मैं मान रही हूँ अपना फाइनल प्रोडक्ट। तो 100 रुपीज की शुगर भी मैंने ले ली। उसके बाद में मिल्क जो है वो 100 का था, मैंने 100 रुपीज का मिल्क जो है वो भी फाइनल प्रोडक्ट में ले लिया। उसके बाद में जो मैंने और भी चीजें यूज की, तो मैंने जो है उसे क्या कर लिया है, उसे यहाँ पर ले लिया है, एंड आई एम सेइंग कि ये जो है मैंने 200 और ले लिए। ठीक है, तो अब अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 + 1 6 + 1 7 एंड +2 9। तो मैं अब इस हिसाब से बोल दूंगी कि टोटल प्रोडक्शन या टोटल वैल्यू एडिशन जो है मैंने कर दिया 900 का। ठीक है, या आई वुड से टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैंने 900 का कर दिया। लेकिन क्या एक्चुअली में मैंने 900 का टोटल प्रोडक्शन हुआ है, नहीं। टोटल प्रोडक्शन अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट देखूं तो 500 का ही तो है, जो स्वीट्स हमें मिल रहे हैं वो तो 500 के ही है।
वो कहाँ हमें 900 के मिल रहे हैं, राइट। तो दैट मीन्स कि फाइनल प्रोडक्ट से ज्यादा हमने ये बता दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डबल काउंट हो रहा है, ये 100, 100 एंड 200 जो कि ऑलरेडी इस 500 का पार्ट था वो हमने एक और बार काउंट कर लिया। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो रही है। और इसकी वजह से जो आपकी नेशनल इनकम है वो ओवर एस्टिमेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि अपनी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट बना है 500 का, तो अगर इस केस में मैं नेशनल इनकम की बात करूंगी तो कितने हो जाएगी, 500 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस हिसाब से बता दूंगी तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो एक्चुअल में 500 होना था लेकिन 900 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा। और ओवर एस्टिमेशन मतलब कि गलत या मिस या जो अभी वो की मिस एप्रोप्रिएट जो है हमने क्या किया है, कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है उसे माइनस करना होता है अगर हम वैल्यू एडिशन निकाल रहे हैं तो। ऑल राइट, अगर आप डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करोगे तो ये 500 विल बी और वैल्यू ऑफ आउटपुट। लेकिन अगर आप वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हो कि आपने कितना जो है वैल्यू ऐड किया है, तो आपने ऑलरेडी आपके पास में 400 के प्रोडक्ट्स थे, इसमें आपने और 100 रुपीज का जो है एडिशन किया है, तो वैल्यू एडिशन कितना हो गया, वैल्यू एडिशन आपका 100 रुपीज का होगा, ठीक है। तो आई गेस वैल्यू एडिशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को क्लियर है। ऑल राइट, तो वैल्यू एडिशन निकालने के लिए हमने क्या किया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया है। Now we get GV at MP, that is GDP at MP value by value added method, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला यूज करके आपको सबसे पहले जो पर्टिकुलर एग्रीगेट मिलता है दैट इज GDP at MP। अब अगर आपको बोला गया है कि आपको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला यूज करोगे, आपने GDP at MP निकाला, उसके बाद में आप इसे जो है कन्वर्ट करोगे किसमें, नेशनल इनकम में, दैट इज NNP at FC में, ठीक है। तो हमें जो है ये भी याद रखना है कि कौन से पर्टिकुलर जो है मेथड से हमें कौन सा पर्टिकुलर एग्रीगेट मिलने वाला है। ऑल राइट, देन उसके बाद में वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन में आप लोगों के पास में वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली गिवन हो, लेकिन देयर आर आल्सो चांसेस कि वैल्यू ऑफ आउटपुट आप लोगों के पास में डायरेक्टली गिवन ना हो। तो ऐसे केस में आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे जो है फाइंड आउट करोगे। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक साल में, उनकी जो वैल्यू है दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। दैट मींस कि इसे हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर सकते हैं। चेंज इन स्टॉक बेसिकली क्या होता है, चेंज इन स्टॉक होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। दिस इज योर चेंज इन स्टॉक। ऑल राइट, तो जो है आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालोगे आप, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके। सेल्स को फाइंड आउट करने का और भी जो है सिंपलर फॉर्मूला दैट इज क्वांटिटी इनटू प्राइस। मैंने जो है 5 यूनिट्स प्रोड्यूस की है 20 रुपीज ईच की, तो आंसर कितना आ गया आपका सेल्स का 100। ऑल राइट, तो इस वे से आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। देन स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड की क्या क्या स्टेप्स हैं वो हम लोग देखें। तो सबसे पहले यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई दी प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। क्या क्या प्रोडक्शन यूनिट्स है वो सारे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज हमारा ये जो मेथड है ये कहाँ पर स्पेसिफाइड है, आपके प्रोडक्शन फेज पर। देन उसके बाद में एस्टिमेट दी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाल लेंगे किस पर्टिकुलर फॉर्मूले से, इससे, दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करके, ठीक है। फिर उसके बाद में वील कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, GDP at MP में को कन्वर्ट करेंगे किसमें, NDP at FC में, और NDP at FC को फिर हम कन्वर्ट कर देंगे नेशनल इनकम में, तो हमें क्या मिल जाएगा, NNP at FC। ऑल राइट, बहुत ही सिंपल मेथड होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तीनों मेथड्स में अगर आप लोग पूछोगे तो सबसे सिंपलर वुड बी दी वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। देन ये जो है इसका कुछ इस वे से भी आप प्रॉपर जो है फ्लो चार्ट बनाकर याद रख सकते हो, दैट इज GV at MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर। यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं कि वेरियस सेक्टर्स का डिफरेंट भी बता रहे हैं।
कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि आपके पास में फर्म दी होती है, ठीक है, कि फर्म ए का कितना जो है जीवीए निकलेगा, फर्म बी का कितना है, फर्म सी का कितना है, तो उस वजह से आपको फर्म वाइज भी निकालना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे भी निकालना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपको प्रॉपर्ली यूज करना है। ये याद रखना है कि डबल काउंटिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो अराइज ना हो, ठीक है। सो GV8MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GV8MP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस GV8MP ऑफ टर्शरी सेक्टर, तो ये हमें मिला क्या, GDP8MP। इसमें आपने डेप्रिसिएशन को ऐड किया और नेट इनडायरेक्ट डेप्रिसिएशन को माइनस किया, ये ग्रॉस पर था, इस पर नेट को लाना है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, NDP8FC मिल गया। इसमें हमने NFIA प्लस किया तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम, दैट इज NNP8FC मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी नीड टू टेक व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहला, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए जो है आपको प्रॉपर आंसर लिखते भी आना चाहिए कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से हम कैसे बच सकते हैं या फिर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कैसे अराइज होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो हमें इंक्लूड नहीं करने कभी भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। रीजन हमें पता है, रीजन मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि 500 का आउटपुट जो था वो हम 900 का भी बता सकते थे इफ अगर हम उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंक्लूड कर लेते तो। लेकिन हमने क्या किया, हमने उसे एक्सक्लूड किया और सिर्फ जो वैल्यू एडिशन है वो बताया कि सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज का जो है आपने वैल्यू एडिशन किया है, ठीक है। तो अगर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करते हो तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज होती है। दैट मींस आपने एक वैल्यू को 2 बार कैलकुलेट कर लिया है, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है ये अराइज होगी, ठीक है। देन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स का जो सेल एंड परचेज है वो इंक्लूड नहीं होगा। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, देखो सेकेंड हैंड गुड्स मतलब कि वो फर्स्ट हैंड कभी बिक चुके हैं ऑलरेडी और कभी वो बन चुके हैं। ऑल राइट, हम क्या करते हैं, हम जब नेशनल इनकम निकालते हैं स्टूडेंट्स तो उसमें हम किन पर्टिकुलर गुड्स को जो है इंक्लूड करते हैं या सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं जो उस पर्टिकुलर ईयर में जो है बनाई गई हो, ठीक है। ये नहीं कि प्रीवियस ईयर में या और कभी। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो है हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक बाइक है जो कि परचेज हुई थी इन द ईयर 2019, ठीक है, 2019 में परचेज हुई। तो इस बाइक का जो प्राइस है या इस बाइक की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 2019 की जो नेशनल इनकम है उसमें इंक्लूड हो चुकी है। अब मान लो 2022 में हम इसे क्या कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं, ठीक है। दैट मींस जो है ये बाइक जिसने भी ली थी या मान लो ये बाइक हमने ली थी 2019 में, अब जो है हम उसे 2022 में इसे रीसेल कर रहे हैं। अब अगर रीसेल कर रहे हैं तो उसका जो प्राइस है अगर आप उसे 2022 वाले ईयर में जो नेशनल इनकम निकाला उसमें अगर आप इंक्लूड करोगे तो वो एक जो है गलत इंटरप्रिटेशन और वी कैन से कि जो है आपकी नेशनल इनकम जो है उसका गलत एस्टिमेशन निकल जाएगा। ऐसा क्यों होगा, देखो सिंपल सी चीज है, नेशनल इनकम का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। क्या ये प्रोड्यूस हुई, नहीं हुई, ये प्रोड्यूस तो इस पर्टिकुलर ईयर में हुई थी और वो उसकी नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है। इस ईयर में वो प्रोड्यूस नहीं हुई है, ठीक है, वो ऑलरेडी जो है फ्लो में चल रही थी, वो कोई भी न्यू गुड नहीं आया है। तो जब न्यू गुड नहीं आया है तो हम उसकी वैल्यू को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। जो करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में एडिशन होता है हम सिर्फ उसे इंक्लूड करते हैं, ठीक है, हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। इसकी वैल्यू ऑलरेडी इस टाइम पर जो है लिखा लाइक इंक्लूड हो चुकी है और इस पर्टिकुलर ईयर में उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ है, इसलिए इसका इंक्लूजन यहाँ पर नहीं होगा। ऑल राइट, देन उसके बाद में आता है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। अब इसे भी प्रॉपर्ली समझना, जो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज है सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, दे आर टीचिंग यू, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ये टीचिंग यू वाली बात कर रहे हैं हम, ठीक है, यू आर नॉट पेइंग हिम और हर एनीथिंग, वो आपको पढ़ा रहे हैं।
ऑल राइट, ये है सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मान लो यही आपके पेरेंट्स एक्चुअली में भी जो है टीचर ही है, एज अ प्रोफेशनल अगर हम लोग देखें तो वो टीचर ही है, तो उस टाइम पे जब वो प्रोफेशनली टीचर के उसमें वर्क कर रहे हैं तो उनकी सर्विस इंक्लूड होगी, ठीक है। बट जब वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है, दैट मीन्स वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो दैट इज अ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में। मम्मी जो है खाना बना रही है हमारे लिए, ठीक है, घर वालों के लिए, कहीं पर सेल आउट नहीं कर रही है, वो घर वालों के लिए बना रही है, तो उस पर्टिकुलर सर्विस को हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। आप गार्डनिंग कर रहे हो, आप आपकी कोई भी जो है हॉबी जो है वो अंडरटेक कर रहे हो, लेकिन आप उसमें कोई भी जो है सेलिंग परचेजिंग वाला गेम नहीं है, दैट इज फॉर दी सेल्फ कंजम्पशन ओनली, तो दीज सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। अब इसे इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता है उस चीज को समझते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इनकी जो वैल्यू है ना उसे एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है, एंड उसे एस्टिमेट करना अभी तक ऐसा एज सच जो है ना कोई भी पर्टिकुलर वी वुड से कि मेथड नहीं आया है कि जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज हैं उन्हीं की वैल्यू को हम एस्टिमेट कर सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मम्मी जो है दिन भर हमारा ध्यान रख रही है, सुबह से नाश्ता बना रही है, फिर खाना बना रही है, फिर जो है हमारी हम जहां पर बैठे हैं वहां पर 4 बार लाकर हमें पानी पिला रही है, तो दिस इज व्हाट कि ये दिन भर वो जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बट उनकी सर्विस की वैल्यू को एस्टिमेट करना इज नॉट लाइक पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए उस पर्टिकुलर सर्विस को जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए इंक्लूड होती है या सेल्फ कंजम्पशन के लिए अंडरटेक की जाती है, उन सर्विसेज की वैल्यू या उन सर्विसेज को जो है हम इंक्लूड नहीं करते हैं इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। रीजन इज जस्ट सिंपल कि वो उनकी जो वैल्यू है वो एस्टिमेट करना इज नॉट इजी एंड नॉट पॉसिबल टिल डेट, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इट विल बी इंक्लूडेड। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फार्मर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया है, अब उसने वीट का कुछ पार्ट जो है वो अपने ही घर पे रखा है, अपने घर वालों के जो है कंजम्पशन के लिए, एंड बाकी का जो वीट है उसे सेल आउट कर दिया है इन दी मार्केट। ऑल राइट, नाउ ये जो वीट खुद के लिए रखा गया है उसकी वैल्यू हम जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करना इज इजी, एंड उसकी वैल्यू एस्टिमेट की जा सकती है, ठीक है। बस हमें बताना ही तो है कि आपने कितना वीट रखा है, कितना क्विंटल्स या फिर जो भी पर्टिकुलर अमाउंट में, तो वो जो भी पर्टिकुलर क्वांटिटी में, तो वो कितने अमाउंट का है वो हमने देख लिया, हो गया काम। तो कितना प्रोडक्शन हुआ है गुड्स का वो तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो गुड्स की वैल्यू होती है उसे एस्टिमेट करना इज इजी एंड ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन जो सर्विसेज होती है उनकी जो वैल्यू है वो एस्टिमेट नहीं की जा सकती है, इसलिए हम उन्हें इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन है दोज विल बी इंक्लूडेड। ऑल राइट, imputed value of owner occupied houses should be included। एक और नया कंसेप्ट, दैट इज imputed value का मतलब क्या है। अब देखो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक घर का एग्जांपल लो, लाइक फॉर एन एग्जांपल आप लोग जिस घर में रह रहे हो वो आपका खुद का घर है, ठीक है, ये आपका खुद का ऑक्यूपाइड है, आप किसी को रेंट पे नहीं कर रहे हो, वो आपका खुद का घर है, इट्स फाइन। तो यहाँ पर कोई जो है रेंट वाली वही नहीं आई, यहाँ पर हमें इम्प्यूटेड वैल्यू को समझना है। अब मान लो कि आप जिस घर में रह रहे हो वो आप रेंट पर देते हो, ठीक है। इफ अगर आप रेंट पर देते हो तो आप क्या करोगे, उससे इनकम जनरेट करोगे, कितने रेंट पर दोगे। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, आप जो है उसे 5000 रुपीज का जो है रेंट पर प्रोवाइड करोगे, तो वो जो 5000 है ना दैट इज इम्प्यूटेड वैल्यू। ऑल राइट, मतलब कि वो कॉस्ट हमें दिख नहीं रहा है। ऑल राइट, अगर हम लोग ऐसे ही नॉर्मली देखें तो वो कॉस्ट हमें नहीं दिख रहा है कि अच्छा वो कुछ हमारा कुछ खर्चा हो रहा हो, लेकिन अगर देखा जाए तो वो एक काइंड से कॉस्ट होता है आपका, वो छुपा हुआ कॉस्ट है, ठीक है। जो 11th क्लास में आप लोगों ने एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट पढ़ा है, बस वही चीज कुछ आप यहाँ पर लो, जो इम्प्लिसिट कॉस्ट दैट इज जो छुपा हुआ कॉस्ट है ना, वही कुछ यहाँ पर जो है आपका इम्प्यूटेड वैल्यू होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर आप मान लो कि वैसे ही घर में कहीं पर रेंट पर रहते तो आपको उतना रेंट पे करना पड़ता, ऑल राइट, फिर वो कॉस्ट आपको अलग से दिखता, लेकिन एट प्रेजेंट आपको नहीं दिख रहा है, बट येट वो रेंट तो है ना, वो आप उस पर्टिकुलर लैंड को यूज कर रहे हो तो आप रेंट तो दे रहे हो, नॉट
लाइक फिजिकली, बट येट वो चीज रहती है, ठीक है। सो दिस इज द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। तो जो भी इम्प्यूटेड वैल्यू होती है ओनर ऑक्यूपाइड हाउस की, वो हमें इंक्लूड करनी है, ठीक है। पहली चीज कि उस पर्टिकुलर जो एरिया है उसका आप इंप्यूटेड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज पॉसिबल एंड ऑल्सो इजी थिंग, ठीक है। इसके जैसे नहीं है कि वो नहीं हो पाएगा, वो बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। आपके आसपास में क्या रेट्स चल रहे हैं उस हिसाब से आप बता सकते हो कि आपके जो है आप जिस लैंड पर रह रहे हो उसका क्या प्राइस रहेगा। सेकेंड चीज, लैंड इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो लैंड जो है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लैंड आपको रहने के लिए जो है क्या कर रहा है, लाइक वी कैन से कि आपको रहने की परमिशन दे रहा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट कि लैंड अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो यू नीड टू पे समथिंग। अब आप वो फिजिकली नहीं पे कर रहे हो लेकिन येट वो छुपा हुआ कॉस्ट उसमें है, तो दैट इज द इम्प्यूटेड वैल्यू, ठीक है। देन चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, दैट इज इन्वेंट्रीज विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। जो चेंज इन स्टॉक है वो इंक्लूड करेंगे हम, दैट इज जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जो है फॉर्मूले में ही देख लिया था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो चेंज इन स्टॉक है वो क्या हो रहा है, वो आपका इंक्लूड हो रहा है। ऑल राइट, सो दिस इज द वैल्यू एडेड मेथड। इसके ये प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, और प्रिकॉशंस को हमें अच्छे से पढ़ना भी है, क्योंकि प्रिकॉशन से क्वेश्चंस बनते हैं। जरूरी नहीं है कि वैल्यू एडेड से बने, पर आपके इनकम एक्सपेंडिचर किसी से भी बन सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिस्ट सम प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसलिए हमें प्रिकॉशंस को अच्छे से समझना भी है और उन्हें जो है याद भी रखना है। समझकर याद रखने का रीजन भी आपके पास में दो है। पहला, प्रैक्टिकल सॉल्व करने में हेल्प आएगा, दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आंसर लिखने में हेल्प करेगा, ठीक है। देन उसके बाद में जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है, जिसकी मैं आप लोगों से बात कर रही थी, जो कि इस वाले पर्टिकुलर प्रिकॉशन से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को भी प्रॉपर्ली आपको कैसे लिखना है वो चीज भी हम समझ लेते हैं, और एक बार जो है एक ब्रीफ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सो डबल काउंटिंग रिफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन इनपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जो वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है उससे पास होते टाइम हम किसी इनपुट की वैल्यू को एक से ज्यादा बार अगर काउंट कर लेते हैं तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, फार्मर ने जो है व्हीट सेल किया है 500 का मीलर को, मीलर ने जो है फ्लोर सेल किया है 700 का बेकर को, बेकर ने ब्रेड सेल की है 1000 रुपीज की कंज्यूमर को, ठीक है। अब कंज्यूमर का जो प्राइस, कंज्यूमर ने जो प्राइस पे किया है दैट इज 1000। अगर आप डायरेक्टली ये बोलो कि नहीं मैं प्रीवियस वाला कुछ भी नहीं देख रहे हैं, तो या तो आप डायरेक्टली जो फाइनल प्राइस आया है प्रोडक्ट का वो ले लो, ये 1000 आ जाएगा आपका, या फिर अगर आप वैल्यू एडेड लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। वैल्यू एडेड हमें पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब वैल्यू एडेड को अगर हम लोग फाइंड आउट करें इस पर्टिकुलर केस में, तो देखते हैं कि क्या जो है वैल्यू एडेड निकलेगा। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीलर से। मीलर फर्स्ट पर्सन है जिसने उस पर्टिकुलर व्हीट को खरीदा, इसके लिए जो है 500 का व्हीट आया है, दैट मींस इसका जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है कितना है, 500 है। इसने बनाया कितना, 700 का, तो 700 माइनस 500 कर दो, आंसर कितना आएगा, 200 आएगा। इसका वैल्यू एडिशन हुआ 200 का, फार्मर ने वैल्यू एडिशन किया है 500 का, क्योंकि इसने प्रीवियस का कुछ नहीं है तो इसलिए हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि 500 का, ठीक है। उसके बाद में बेकर के पास में 700 का फ्लोर आया है और उसने ब्रेड बनाया है कितने का, 1000 का। कितने का वैल्यू एडिशन किया है, ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है माइनस इंटरमीडिएट कर दो, दैट इज 1000 माइनस 700, ये आ गया आपका 300, ठीक है। और कंज्यूमर के पास में कितने का आ गया, ये 1000 का आ गया। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर फेज में जो है आपका वैल्यू एडिशन 300 का हुआ है, इस पर्टिकुलर फेज में 200 का हुआ है और यहाँ पर 500 का हुआ है। प्लस कर दो, 5 + 2 + 3 विल गिव यू 1000। ऑल राइट, ये 1000 आ गया अगर आपने वैल्यू एडिशन मेथड से यूज किया तो। इसके अलावा अगर आप डायरेक्टली सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू ले रहे हो तो वो भी आपके पास में कितनी है, 1000 है। दोनों का आंसर क्या है, सेम है। अब इसमें हमने कोई भी गलती नहीं की, इसमें हमने कहीं पर भी जो है डबल काउंटिंग नहीं की है। डबल काउंटिंग हम कब कर लेते, अगर आप इसको 500 लेते, फिर आप बोलते कि मीलर का जो आउटपुट है दैट इज ऑफ 700 और बेकर का आउटपुट है 1000, और इसमें आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन को नहीं देख रहे हो, तो आप कर देते फिर 1000
प्लस 700 एंड प्लस 500, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है आपका जो एक्चुअली में जो वैल्यू ऑफ आउटपुट या फिर वी वुड से जो एक्चुअली में वैल्यू एडिशन है उससे, ठीक है। तो वैल्यू जो आपका डबल काउंटिंग है उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने का आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप सीधा सीधा जो फाइनल गुड है उसकी वैल्यू ले लो, इंटरमीडिएट तक जाओ ही मत, कहाँ किस पर्टिकुलर स्टेज में क्या क्या हुआ, डायरेक्टली जो फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ले लो, या फिर आप जो वैल्यू एडेड है वो लो, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर फेज में कितना कितना वैल्यू एडिशन है वो ले लो। इन दोनों मेथड को अगर आप यूज करोगे तो जो डबल काउंटिंग वाली प्रॉब्लम है वो आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। जो है यहाँ पर वही चीज हम लोग देख लें कि अ केयरफुल एग्जामिनेशन रिवील्स दैट ईच ट्रांजैक्शन कंटेन्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, द वैल्यू ऑफ व्हीट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फ्लोर, ठीक है। इसमें व्हीट की वैल्यू ऑलरेडी है, उसके बाद में द वैल्यू ऑफ फ्लोर इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ ब्रेड, ठीक है। ये जो ब्रेड है इसमें इस फ्लोर की वैल्यू है, प्लस इस फ्लोर में इस व्हीट की भी है, तो अल्टीमेटली ब्रेड में ये फ्लोर और व्हीट दोनों की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद में जो है हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, तो या तो फाइनल आउटपुट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, जो दोनों मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स शुड बी एडेड टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम, एंड वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग sum total of value added by each production unit should be taken in the national income. All right, so I guess ये जो problem of double counting है ये भी clear है, plus ये कैसे avoid कर सकते हैं वो भी clear है। तो हम लोग जो value added method पढ़ते हैं उसका नाम बोल रहा है value added, मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ कितना कितना जो है value addition हो रहा है सिर्फ हम उसे ही include करते हैं, ठीक है। मतलब कि ये particular method हम लोग use करते हैं, फाइनल आउटपुट मेथड को हम लोग यूज नहीं करते हैं जब हम वैल्यू एडेड मेथड की बात कर रहे हैं तब। ऑल राइट, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट वाले मेथड पर, दैट इज इनकम मेथड। अब जैसे आपने वैल्यू एडेड मेथड को समझ लिया ना, सेम वे में इनकम मेथड। और देखो आपने एक अगर मेथड को बहुत अच्छे समझ लिया तो आपके लिए दूसरे मेथड्स को समझना बहुत ईजी हो जाएगा, बिकॉज जो प्रिकॉशंस वगैरह है ना वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के सेम ही रहते हैं, बस कुछ टर्म्स चेंज हो जाते हैं, बाकी सबका मतलब जो है वो कहीं ना कहीं एक ही निकल के आता है हमारे पास में। इनकम मेथड पर आते हैं, जैसा कि उसका नाम बोल रहा है इनकम, तो जो लोग सारी इनकम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स अगर हम सबकी इनकम को ऐड कर लें तो हमारे पास में जो टोटल वैल्यू आएगा वो हो जाएगा क्या आपका इनकम मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन, ठीक है। अब इनकम रिसीव कौन करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जो इनकम है उससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। देखते हैं क्या है। So according to this method, all the incomes that accrue to the factors of production by way of wages, profit, rent, interest, etc. are summed up to obtain the national income, ठीक है। तो अब जो है प्रॉपर इसका जो डेफिनेशन वगैरह आई वुड से कि जो इसके कंपोनेंट्स है वो अगर हम लोग देखें तो कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम, इनकम मेथड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स है इसके फैक्टर इनकम के, फैक्टर इनकम स्पेसिफिकली क्यों बोल रहे हैं, ट्रांसफर इनकम आप इंक्लूड कर ही नहीं सकते हो क्योंकि हम कैलकुलेशन किसकी कर रहे हैं, कैलकुलेशन हम नेशनल इनकम की कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम में फैक्टर इनकम ही आएगी, ट्रांसफर इनकम नहीं आएगा। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आएगा सबसे पहले हमारे पास में। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कौन सा पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेबर की, ठीक है। देखो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, चारों को याद रखना। चारों को याद रखते हुए अगर आप एक एक कंपोनेंट देखोगे तो बहुत स्पेसिफिकली आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे कि क्या चीज हमने ऐड की है, क्यों की है, उसके जो रीजंस है वो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेबर जो है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने लिया है, तो इसे क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू एम्प्लॉइज बाय एम्प्लॉयर फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज। एम्प्लॉइज जो काम करते हैं, एम्प्लॉयर जिसके अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है। फर्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, फिर है आपका वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एंड फिर है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखो कंपनसेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश में हो सकता है, काइंड में हो सकता है, या फिर कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, ठीक है। जैसे कि जो है कोई पेंशन स्कीम हो गई, ऐसी लाइक इस टाइप वाली जो स्कीम्स है, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन में आपके पास में डायरेक्टली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया है तो आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को उठा लोगे,
लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके पास में जो है डायरेक्टली ये चीजें गिवन हो सकता है आपके पास में वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो, ठीक है, इन कैश इन काइंड कुछ भी लिखा हो या फिर ये लिखा हो, तो आपको फिर इन कंपोनेंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा। अब वेजेस एंड सैलरीज इन कैश बहुत ही सिंपल चीज है कि जब कैश में एक पर्सन जो है वो अपनी जो भी सैलरी या वेज होता है वो रिसीव करता है, तो दैट विल बी पार्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। फिर आते हैं काइंड पर। काइंड में भी कभी कभी दिया जाता है, जैसे कि कभी जो है कोई गिफ्ट्स वगैरह दे दिए, तो दिस इज व्हाट, दिस इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ठीक है। या जो है कोई लाइक जो भी एम्प्लॉइज हैं उन्हें रहने के लिए प्रॉपर जो है घर वगैरह प्रोवाइड कर दिया, उसका जो है पेमेंट अलग से नहीं लिया जा रहा है फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो वो हो गया आपका वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, ठीक है। तो वो चीज इसमें आ जाएगी आपके पास में। लाइक इट इंक्लूड्स ऑल नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स लाइक रेंट फ्री होम, फ्री कार, फ्री मेडिकल एंड एजुकेशन फैसिलिटीज ईटीसी, एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ दीज बेनिफिट्स शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। फिर आता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर ने जो भी कंट्रीब्यूशन किया है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, वो चीजें भी हम लोग जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में लिखते हैं। देखो अब यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को, और ये कंफ्यूज करने के लिए आपके क्वेश्चंस में आती है। क्या होता है, ये एम्प्लॉयर्स लिखा है, कभी कभी आप लोगों के पास में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ आएगा, एम्प्लॉइज, ठीक है। ये इस वे से एम्प्लॉइज लिख देंगे और एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी जो है स्कीम लिख देंगे। ऑल राइट, एम्प्लॉयर की जगह पर लिख दिया एम्प्लॉय। अब अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है तो आप यहां पर गलती जरूर कर दोगे। अगर क्वेश्चन में कभी भी, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कभी भी एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ जाए तो इस पर्टिकुलर अमाउंट को कभी भी हमें इंक्लूड नहीं करना है। किसे इंक्लूड करना है, जब क्वेश्चन में लिखा हो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर्स लिखा है तो ही आप उसे आपकी कैलकुलेशन में इंक्लूड करोगे, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर जो है वो अगर लाइक कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, तभी तो वो जो है एक काइंड ऑफ क्या होगा, कंपनसेशन होगा। अगर एम्प्लॉय खुद कर रहा है तो वो तो फिर अपनी ही सैलरी में से कर रहा है, वो एम्प्लॉय का कंपनसेशन काइंड ऑफ थोड़ी ना है। फिर तो वो हो जाएगा कि एम्प्लॉय जो है वो अपने जो है फ्यूचर के लिए एक सेफ गार्ड रख रहा है, ठीक है, तो वो चीज जो है वो कंपनसेशन में नहीं आएगी। तो ये याद रखना हमेशा, एम्प्लॉयर्स अगर लिखा है तो ही हम इंक्लूड करेंगे, एम्प्लॉइज को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है आपकी इनकम मेथड का, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पर रेंट एंड रॉयल्टी पर। लेबर वाला जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं लैंड पर। लैंड का जो रिटर्न है वो क्या होता है, या लैंड का वी वुड से कि इसके अगेंस्ट जो पेमेंट है वो किस काइंड में होता है, रेंट के काइंड में होता है। तो देखो वही आ गया हमारे पास में रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। तो रेंट इज दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम विच अराइजेस फ्रॉम ownership of land and building. It includes both actual rent as well as imputed rent. अब imputed rent क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड में देख लिया है। तो actual rent और imputed rent दोनों जो है वो आपके इसका पार्ट होते हैं। फिर imputed rent of owner occupied houses is calculated on the basis of market renter value of the house, ठीक है। तो imputed rent जो है वो किस वे से आप फाइंड आउट करोगे, जो भी मार्केट रेंटल वैल्यू होगी उस हाउस की उस बेस पे, ठीक है, या उस पर्टिकुलर अमाउंट को जो है हम इम्प्यूटेड रेंट मानेंगे। देन उसके बाद में रॉयल्टी रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड फॉर ग्रांटिंग और लीजिंग राइट्स टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फिजिकल एसेट, ठीक है। रॉयल्टी क्या होती है कि जैसे कि जो है जो वेरियस बड़े बड़े लोग होते हैं जिन्होंने कोई रिसर्च किया हो या जिन्होंने कोई जो है कोई स्टडी की हो, तो वो जो है वेरियस काइंड ऑफ जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या फिजिकल एसेट जो है वो राइट्स अपने पास में रख लेते हैं। अब अगर किसी भी पर्सन को उनकी प्रॉपर्टी को यूज करना है तो उन्हें रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, ठीक है, एज इन द फॉर्म की वो क्या है, वो एक काइंड से कंपनसेशन है कि अच्छा अगर हम आपकी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं तो हम आपको पेमेंट कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है रॉयल्टी, ठीक है। तो रेंट एंड रॉयल्टी जो है वो क्या बनता है, इसका सेकेंड कंपोनेंट बनता है। फिर आते हैं थर्ड पर, दैट इज इंटरेस्ट। क्या क्या होते हैं हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है।
ये हमारे क्या है, ये हमारे चार जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया, लेबर का जो कंपनसेशन है वो भी हमने देख लिया। अब आता है कैपिटल। कैपिटल का रिटर्न क्या है? कैपिटल का रिटर्न होता है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब कैपिटल का देख लेते हैं और फिर इसके बाद में हमारे पास में सिर्फ क्या बचेगा, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो अब कैपिटल का जो रिटर्न है उसे देखें तो इट रेफर्स टू अमाउंट रिसीव्ड फॉर लेंडिंग फंड्स टू द प्रोडक्शन यूनिट। It includes interest on loan taken for productive services only. Interest income does not include interest paid by government on public debt or interest paid by consumers on such interest, or as such interest is paid on loans taken for consumption purposes. Interest paid by one firm to another firm, ठीक है। तो ये सारा जो है ये इंक्लूड नहीं होता है, सिर्फ क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को इंक्लूड कर रहे हैं जो कि हमने रिसीव किया है। क्यों रिसीव किया है? क्योंकि हमने जो है कोई काइंड ऑफ मनी वगैरह प्रोवाइड किया था प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। किसके लिए? प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, कंजम्पशन पर्पस के लिए नहीं, प्रोडक्शन यूनिट में काम आए इसलिए हमने कुछ जो है प्रोवाइड किया है। उसके अगेंस्ट में अगर हम मनी रिसीव कर रहे हैं तो दैट इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड। इसके अलावा अगर कोई भी कंजम्पशन पर्पस के लिए अगर लोन्स वगैरह दिया जाए तो वो हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जब हम इनकम मेथड में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके आ जाएंगे ट्रांसफर इनकम्स की कैटेगरी में और ये हमें यहाँ पर नहीं लेना है। वी नो कि हम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किसे इंक्लूड करेंगे? फैक्टर इनकम को, ठीक है। तो कौन सा इंटरेस्ट लेना है, आई गेस क्लियर है। देन आते हैं प्रॉफिट पर। एंटरप्रेन्योर का जो रिटर्न है वो क्या है? दैट इज प्रॉफिट, ठीक है। उनका जो वी वुड से रिवॉर्ड है दैट इज प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर द एंटरप्रेन्योर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू production of goods and services. It is the residual income which an entrepreneur earns after paying all the other factors of production. The profit earned by an enterprise is used for three purposes. First is corporate tax, second is dividend and third is retained earnings, ठीक है। कोई भी पर्सन जो वो प्रॉफिट अर्न करता है तो वो उस अर्नड प्रॉफिट को किस वे में यूज करता है? वो टैक्सेस पे करेगा उससे, वो या तो डिविडेंड्स वगैरह देगा या फिर जो है वो उसे सेव करेगा। तो दैट मीन्स ये जो तीनों हैं दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास में कभी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट डायरेक्टली ना गिवन हो और इन तीनों में से कुछ या ये तीनों गिवन हो तो ये आप प्रॉफिट की जगह पर यूज करोगे, ठीक है। इन सबको ऐड कर कर जो है आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है आपको इनकम मेथड के जो कंपोनेंट्स है वो तो पढ़ना ही है, साथ साथ में इन कंपोनेंट्स के जो सब कंपोनेंट्स है वो भी याद रखने हैं, ठीक है। देन उसके बाद में इन्हीं का जो वी वुड से कि इनका जो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। कॉर्पोरेट टैक्स, इट इज द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय एन एंटरप्राइज टू द गवर्नमेंट ऑन टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय इट। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट टैक्स और बिजनेस टैक्स, ठीक है। जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो एंटरप्राइज जो है वो किसको पे करती है? गवर्नमेंट को पे करती है। देन उसके बाद में डिविडेंड, इट refers to that part of profit which is paid to shareholders in the ratio of their shareholding. It is also known as distributed profit, ठीक है। What is dividend? जितना भी प्रॉफिट बचा है उसमें से जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्हें उनका पार्ट क्या किया जाएगा? दिया जाएगा, ठीक है। उस प्रॉफिट में से उनका जितना पार्ट है वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो वो भी आपका जो है प्रॉफिट का एक कंपोनेंट बनता है। Then retained earnings, so it refers to that part of profit which is kept as reserve to meet unexpected contingencies or for business expansion. It is also known as undistributed profit or savings of private sector or reserves and surplus, ठीक है। So retained earnings के ये various terms हैं, basically उसका मतलब होता है कि फ्यूचर को देखते हुए जो है हम कोई काइंड ऑफ सेविंग कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड एंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। ऑल राइट, देन जो इसका एक और कंपोनेंट है दैट इज मिक्स्ड इनकम। नाउ व्हाट इज मिक्स्ड इनकम? सो इट इज द इनकम जनरेटेड बाय ओन अकाउंट वर्कर लाइक फार्मर्स, बार्बर्स एक्सेट्रा. Mixed income arises from productive services of self-employed person whose income includes wages, rent, interest and profit, and these elements cannot be separated from each other. For example, income of doctor running a clinic at his residence. देखो mixed income जो है ना वो कभी कभी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है,
लेकिन आई विल अश्योर यू कि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से कि मिक्स्ड इनकम क्या होता है। जैसे कि यही एग्जाम्पल लेते हैं, इनकम ऑफ अ डॉक्टर रनिंग अ क्लिनिक एट हिज रेसिडेंस, ठीक है, खुद ही की रेसिडेंट पर एक जो डॉक्टर है वो अपना क्लिनिक क्या कर रहा है, रन कर रहा है। अब जो डॉक्टर है वो किसी के अंडर वर्क नहीं कर रहा है, ऑल राइट, तो डॉक्टर खुद में क्या है, एक एम्प्लॉयर भी है और एक एम्प्लॉय भी है, राइट, दोनों है ना। खुद की क्लिनिक, खुद के घर पर अगर कोई डॉक्टर क्लिनिक खोलता है तो वहां पर जो है ऐसा थोड़ी नहीं कि 8-10 नर्स है तो वेरियस जो है यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर्स है या थिएटर है, ऐसा कुछ, ठीक है। जो है आपका क्लिनिक पर जो भी डॉक्टर्स देखते हैं खुद के घर पर, वो एक जो है एक रूम रहता है जिसमें कि डॉक्टर बेसिकली आप लोगों को चेक करते हैं। इफ इन केस अगर लगता है तो दे विल दे विल रेफर यू टू सम हॉस्पिटल, या फिर आपको बोलेंगे कि आप उस हॉस्पिटल में चल जाओ, वहां पर आकर हम आपको देख लेंगे, ऑलराइट, ये सारी चीजें। तो जब क्लिनिक पर, खुद के क्लिनिक पर है तो वहां पर आप लोग देखते हो कि अच्छा डॉक्टर खुद है। कभी कभार किसी किसी केसेस में हम लोग देखते हैं कि कोई एक जो है उनका असिस्टेंट वहां पर रहेगा, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में वो भी नहीं रहता है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो डॉक्टर है वो खुद एम्प्लॉयर भी है और एम्प्लॉय भी है। तो यहाँ पर जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है वो क्या हुआ, वो डॉक्टर का खुद का हुआ। दैट मीन्स डॉक्टर जो है वो क्या कर रहा है, वो वेजेस अर्न कर रहा है, ऑलराइट। खुद के घर पर, खुद के रेसिडेंस पर जो है क्लिनिक ऑपरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स उन्हें किसी को रेंट भी पे नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है रेंट भी किसका हुआ, खुद का हुआ। प्रॉफिट वो जो अर्न कर रहे हैं उससे, वो भी किसकी हुई, वो प्रॉफिट भी डॉक्टर की खुद की ही हुई। तो एक डॉक्टर ये सारे जो है वेरियस काइंड ऑफ इनकम रिसीव कर रहे हैं। सो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सारी चीजें जो है वो अर्न कर रहा है या रिसीव कर रहा है, और ये सब जो है वो इनसेपरेबल है एक दूसरे से। दैट मीन्स हम ये नहीं बोल सकते कि वेजेस और रेंट अलग अलग हो गया या कुछ, ठीक है। आप नहीं बता सकते हो कितने वेजेस, कितने रेंट या कितना प्रॉफिट, वो सब एक साथ में मिलजुल कर जो है वो आते हैं, ठीक है। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अच्छा 500 का रेंट हो गया या 500 का वेज हो गया, इस वे से। तो ये सारे जो है वो एक दूसरे से इनसेपरेबल होते हैं। प्लस दिस इज अ मिक्स्ड इनकम, ठीक है, कि एक पर्सन जो है वो वेरियस काइंड से या वो वेरियस जो है वेज से इनकम को अर्न कर रहा है, ऑल राइट। नाउ देखो मिक्स्ड इनकम जो है ना वो आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करेगी, इन क्वेश्चन ज्यादा परेशान नहीं करेगी। मिक्स्ड इनकम का एक सिंपल सा जो है सिस्टम है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो वो मिक्स्ड इनकम के नाम से दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो फिर वो नहीं दिया होगा, फिर हम उसे जीरो कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंफ्यूजन वाला कोई केस नहीं होता है, मिक्स्ड इनकम या तो दी है या फिर नहीं दी है, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नेम नहीं है, ऑल राइट। तो बस इसको समझना है, बाकी जो है बाद में ये हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है, ठीक है। तो दीज आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ योर इनकम मेथड, या फिर वी कैन से कि 5 कंपोनेंट्स ऑफ द फैक्टर इनकम, ठीक है। अब जब आप इन सभी को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेशनल इनकम नहीं मिलेगी डायरेक्टली, आपको मिलेगा NDPAT-FC, दैट मीन्स डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला है कि हर एक पर्टिकुलर मेथड से आपको जो है अलग अलग एग्रीगेट्स मिल सकते हैं, तो आपको यहाँ पर NDPAT-FC मिलने वाला है। स्टेप्स देख लें तो आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई दी प्रोडक्शन यूनिट्स, नॉट प्रोडक्शन यूनिट्स विल से, बट यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट्स इसलिए कि वहां से जो है क्या होगा, आपकी इनकम जनरेट होगी। देन एस्टिमेट दी फैक्टर इनकम पेड बाय ईच सेक्टर, ठीक है, हर एक जो सेक्टर है वो कितनी फैक्टर इनकम पे कर रहा है। द फैक्टर इनकम्स पेड बाय ईच सेक्टर आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, जो कि हम लोग पढ़ कर आए हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। नाउ एक और चीज, एक वर्ड आप देखोगे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है ये चारों, मतलब कि जब आप रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को ऐड करते हो तो दिस इज टर्म्ड एज ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑल राइट। इसके अलावा कुछ नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस में ये चारों आ जाएंगे। फिर कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको कौन सा एग्रीगेट मिलेगा, NDPAT-FC मिलेगा। सो व्हेन फैक्टर इनकम्स ऑफ ऑल द सेक्टर्स आर सम्ड अप वी गेट डोमेस्टिक इनकम। सो NDPAT-FC इज इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। अब इसे आप कन्वर्ट कर लोगे किसमें, इसे आप कन्वर्ट कर लोगे आपकी नेशनल इनकम में। सो एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अराइव एट नेशनल इनकम। So in the final step, NFIA is added to the domestic income to arrive at national income, that is NNPAT-FC is equals to NDPAT-FC plus net factor income from abroad, ठीक है।
ये कुछ इस वे में जो है इसका एकदम शॉर्ट में, जो कि आप लोगों को याद रखने में इजी रहेगा, ठीक है। फिर आ जाओ इसके प्रिकॉशंस पर। अब देखो प्रिकॉशंस जो है वो बिल्कुल आपको रिलेट करने हैं आपके वैल्यू एडेड मेथड से। बस वैल्यू एडेड मेथड में हम प्रोडक्शन यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम इनकम यूज करेंगे। बाकी आप देखोगे ऑलमोस्ट जो है सेम पॉइंट्स जो है लिखे हुए दिखेंगे आपको। सबसे पहले ट्रांसफर इनकम कहा जाता है, तो ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम because such receipts are not connected with any productive activity and there is no value addition, ठीक है। जो ट्रांसफर इनकम है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, बहुत ही क्लियर है ये तो। फिर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स will not be included in national income as their original sale has already been counted, ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स का जो सेल परचेज था वो हम लोग ने वैल्यू एडेड में देखा नहीं इंक्लूड करना है, तो बस सेम वे में जो इनकम है वो भी हमें इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। However, any brokerage or commission received by brokers or commission agent on sale of such goods will be included as it is income received for rendering productive service। तो हम जो है सेकेंड हैंड गुड्स की जो वैल्यू है, ठीक है, उससे जो इनकम रिसीव हुई है वो हम नहीं इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर उस पर किसी ने जो है किसी ब्रोकर के थ्रू आपने बेचा है या खरीदा है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो वो ब्रोकरेज या जो वो ब्रोकर है उसकी जो इनकम है या जो कमीशन एजेंट है उसकी जो इनकम है वो आप इंक्लूड करोगे, क्योंकि उसके साइड से वो क्या है, वो फैक्टर इनकम है। उसने तो सर्विसेज अपने प्रोवाइड की और उसके अगेंस्ट उसने मनी रिसीव किया, तो दैट इज फैक्टर इनकम, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर से जो भी इनकम रिसीव होती है वो इंक्लूड नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि ये जो है ये एक मेयर जो है पेपर पर होते हैं, ठीक है, ये आपके फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होते हैं। इनकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है उसमें कोई भी काइंड ऑफ एडिशन नहीं होता है, इसलिए आप कभी भी इनकी जो इनकम है वो कभी भी इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है। एज such transactions do not contribute to the current flow of goods and services। लेकिन अगर इन पर भी कोई भी काइंड ऑफ ब्रोकरेज अगर कमीशन अर्न किया जाता है तो वो हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। However, any commission or brokerage on such financial assets is included as it is a productive service। Then windfall gains are not included as there is no productive activity connected with them। जो windfall gains है, windfall gains मतलब कि wind आई, fall हुआ और gain हो गया, मतलब कि हवा चली और हवा ने जो है एक बहुत ही लमसम सा गेन करवा दिया हो। इसका मतलब कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि कोई जो है अनएक्सपेक्टेड चीज, या फिर वी कैन से कि जैसे कि लॉटरी है, लॉटरी में हमने जो है नंबर लगा दिया, वो बाय लक हम जीत गए, तो वहां पर हमने कोई प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं की थी, ठीक है। तो इसलिए ऐसे जो विंडफॉल गेन्स होते हैं उसे हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। सो दे आर, जो विंडफॉल गेन्स है दे आर नॉट इंक्लूडेड, क्यों? बिकॉज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज लिंक्ड विद देम, ठीक है। Then imputed value of services provided by owners of production units will be included as these are productive activities and add to the flow of goods and services, ठीक है। जो भी imputed value of services है जो कि प्रोडक्शन यूनिट के ओनर्स ने प्रोवाइड की है, दैट मीन्स जो एंटरप्रेन्योर्स ने प्रोवाइड की है, ठीक है, जो खुद ओनर है और अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन हो रहा है तो उन्हें हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो जो गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं वो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, वो आपके फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट बन रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट वाला पार्ट है वो वही, ये जो प्रॉफिट है हम उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे, ये कुछ डिफरेंट टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसे इंक्लूड करोगे। ऑल राइट, देन आते हैं आपके एक्सपेंडिचर मेथड पर, ठीक है, कि एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। So factor income earned by factors of production is spent in the form of expenditure on purchase of goods and services produced by the firm, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा जो है आपके एक्सपेंडिचर मेथड का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड जैसे कि उसका नेम बोल रहा है उसी हिसाब से हम चलेंगे कि ये जो है ये फैक्टर इनकम जो होती है एक पर्सन की, जो कि अभी हमने इनकम मेथड में देखा, उसने अर्न की है तो अब वो उस इनकम को क्या करेगा, स्पेंड करेगा इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल राइट, सो दिस मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर्स incurred by household, business firms, government and foreigners, ठीक है। ये जो मेथड है इसमें हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं किस फॉर्म में,
एक जो सम टोटल है ऑफ द फाइनल एक्सपेंडिचर्स जो कि इनकर किए गए हैं बाय हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स। दैट मीन्स जो वेरियस सेक्टर्स है हमारे पास में, ठीक है, ये आपके हाउस होल्ड्स हो गए, बिजनेस फर्म्स मतलब कि इन्हें नॉर्मली हम फर्म्स भी बोल सकते हैं, ये आपका गवर्नमेंट सेक्टर एंड दिस इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। So this total final expenditure is equal to gross domestic product at market price। इसका कहने का मतलब ये है कि जब आप एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा एग्रीगेट मिलेगा, जीडीपी एट एमपी मिलेगा। अब ये तीनों मेथड्स हम लोगों ने जो है पढ़ लिए हैं, मतलब कि एक्सपेंडिचर को पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां तक पढ़ लिया है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक छोटा सा रिवीजन, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड से आपको जीडीपी एट एमपी मिलेगा, वैल्यू एडेड मेथड से भी आपको क्या मिलेगा, जीडीपी एट एमपी मिलेगा, ठीक है। और जो आपका इनकम मेथड है उससे हमें कौन सा एग्रीगेट मिलेगा, उससे हमें डोमेस्टिक इनकम मिलेगी, दैट इज एनडीपी एट एफसी, ठीक है। अब आपको इनिशियली ये एग्रीगेट्स मिलेंगे, इसके बाद में आप इन्हें क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। ऑल राइट, ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड, जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो इनकम डिस्पोजल मेथड भी हम उसे बोल सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है इनकम डिस्पोज ऑफ की जा रही है, उसी के हिसाब से इसका नाम रख दिया है। देन कंपोनेंट्स देखते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर के। देखो एक्सपेंडिचर मेथड में भी हम जो है फाइनल एक्सपेंडिचर लेंगे, दैट मींस जो एट द एंड डायरेक्टली जो है गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने में यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन आता है स्टूडेंट्स, तो प्राइवेट सेक्टर में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स, थोड़ी देर पहले तो नहीं बट लास्ट वाला जो हमारा सेशन था जिसमें हम लोगों ने प्राइवेट इनकम के बारे में देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें फर्म्स और हाउस होल्ड्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। So private final consumption expenditure, so it refers to expenditure incurred by household and private non-profit institutions serving households on all types of consumer goods, that is durable, semi-durable, non-durable goods and services, ठीक है। जब यहाँ पर हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम फर्म्स को थोड़ा सा एक्सक्लूड करेंगे, बिकॉज फर्म्स जो है वो करती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और यहाँ पर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम फर्म्स को थोड़ा सा एक्सक्लूड करते हैं और सिर्फ हाउस होल्ड्स को लेते हैं, और वो पर्टिकुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लेते हैं जो कि नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस हैं व्हिच आर सर्विंग हाउस होल्ड्स, ठीक है। सो private final consumption expenditure, that is PFCE, is equal to household final consumption expenditure plus private non-profit institutions serving households final consumption expenditure। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बताऊं तो जब आप लोगों के पास में न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो मोस्टली आप लोगों को प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो एज इट इज ही दिया जाएगा। ये जो है ना, ये इसके कंपोनेंट्स इसमें नहीं फंसाते हैं एग्जामिनर, किस चीज में फंसाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट ये मेजॉरिटी लाइक मैं अगर एक ये बोलूं कि हाँ मेजॉरिटी नंबर ऑफ टाइम्स हमने क्या देखा है या अभी तक मैंने क्या देखा है, तो PFCE जो है वो एज इट इज जो है आपको डायरेक्टली गिवन होता है, लेकिन थोड़ा सा हमें पढ़कर चलना है, ठीक है, क्योंकि ये है ना कि कहीं पर ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि आपको जो है ये डायरेक्टली ऐसा ही दिया जाएगा। ऑलराइट, तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना हमें पढ़कर भी रखना है कि इन केस अगर जो है इसके कंपोनेंट्स दे दिए जाए तो वहां हम फंसे नहीं, ठीक है। So any expenditure incurred by residents during their foreign tour or travel will be added in PFCE. Any expenditure incurred by non-resident and foreign visitors in the domestic market will be deducted from PFCE. क्या बोला गया, कोई भी एक्सपेंडिचर किसने इनकर किया है, जो रेसिडेंट्स हैं उनने इनकर किया है कोई भी काइंड ऑफ फॉरेन टूर या ट्रेवल पर, तो वो हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर कोई भी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर है जो कि इनकर किया गया है नॉन रेसिडेंट के थ्रू, ठीक है, एंड फॉरेन विजिटर्स के थ्रू इन द डोमेस्टिक मार्केट, तो उसे हम डिडक्ट करते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से। आई गेस ये समझ में आया होगा, नहीं आया है तो हम लोग थोड़ा सा जो है समझ लेते हैं। एक पर्सन है ए, ठीक है, ये पर्सन जो है ये गया कनाडा, ऑलराइट, ये कनाडा गया है तो क्या फ्री में चला जाएगा, नहीं ना, पैसे लगेंगे, राइट।
तो यहाँ पर इसने क्या इनकर किया, एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर किया। ऑल राइट, सिर्फ जाएगा जो ए पर्सन है वो सिर्फ जाके और ऐसा तो नहीं वापस आ जाएगा, अब गया है तो वहां पे कुछ रहेगा, या वहां पे घूमने गया है तो उस पर्पस से जो है उसको फुलफिल करेगा, या वहां पे अगर स्टडी के पर्पस से गया तो वैसे रहेगा, जो भी है, ठीक है। और ए जो पर्सन है वो हमारा रेसिडेंट है। ऑलराइट, ये भी याद रखना कि जो ए पर्सन है वो क्या है, वो हमारा रेसिडेंट है। तो इसने जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया है इसे हम जो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करेंगे। ऑल राइट, क्यों करेंगे, क्योंकि रेसिडेंट हमारा है, उसका खर्चा हुआ है, दैट मीन्स उसने एक्सपेंडिचर इनकर किया है, तो वो इसका कंपोनेंट या इसका पार्ट बनता है। अब यही जो है एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि इसका जो सेकेंड पार्ट है, इस पॉइंट का जो सेकेंड पार्ट है वो क्लियर होगा। एक पर्सन है बी, ऑल राइट, बी पर्सन कोई भी एक फॉरेनर है, या मैं डायरेक्टली बोलूं कि ये जो है एक नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। ये जो बी पर्सन है ये क्या है, नॉन रेसिडेंट है इंडिया का। ये आया है इंडिया में, किसी भी पर्पस से जो है ये इंडिया में आया है। अब ये इंडिया में आया है तो ये भी तो एक्सपेंस इनकर करेगा, राइट। उसे इसे भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी ना कुछ मिलेगा, ये भी एक्सपेंडिचर इनकर करने वाला है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये हमारे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं होगा। ऑल राइट, कौन सा पार्ट होगा और कौन सा पार्ट नहीं होगा, आई गेस ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है, ठीक है। ये बस एक जो है ना, ये छोटे छोटे जो चीजें होते हैं ना वो हमें जो है प्रॉपरली क्लियर रखना है, ताकि जो है जब भी आप लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देन उसके बाद में इसके सेकेंड कंपोनेंट पर आते हैं, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, जो आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है, लेकिन हमें कोई चांस नहीं लेने, इसलिए एक बार हम इसे जो है रीड करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लेंगे, ताकि अगर बाय एनी चांस अगर क्वेश्चन में आता है तो वहीं पर हमें स्टिक कर जाएगा कि हाँ ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा, ठीक है। अब क्या है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सबसे पहले ये देख लें। सो इट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन एक्सेट्रा। Government produces goods and services with the aim of social welfare without any intention of earning profit, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो प्रोड्यूस करती है गुड्स एंड सर्विसेज को किस एम से, सोशल वेलफेयर के जो है एम से, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो जब अर्निंग प्रॉफिट वाला इंटेंशन नहीं है, दैट मीन्स ये जो है अपना एक्सपेंडिचर इनकर कर रही है। ऑल राइट, इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकर करती है इन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। सो जो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, ये होंगे आपके इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जब प्रोडक्शन कर रही है तो उन्हें जो है कोई रॉ मटेरियल्स की भी तो जरूरत होगी, तो वो जो रॉ मटेरियल्स है वो क्या है आपके इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। देन प्लस COE पेड बाय गवर्नमेंट, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो कि गवर्नमेंट ने पे किया है, गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है, तो इन दैट सेंस गवर्नमेंट के अंदर जो है वर्कर्स क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय गवर्नमेंट, plus direct purchases from abroad for embassies and consulates located abroad, all right, and minus sale of goods and services produced by general government। इसमें से ये जो sale of goods and services है इसे हमने माइनस क्यों किया है, बिकॉज हम किस चीज की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, और एक्सपेंडिचर मेथड में हमें एक्सपेंसेस को लेना है, हमें इनकम को नहीं लेना है। इनकम को हमने इनकम मेथड में ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। तो ये जो सेल है इससे तो इनकम होगी ना गवर्नमेंट की, इसलिए यहाँ से जो है हम सेल को माइनस कर देंगे, ताकि जो गवर्नमेंट की इस पूरे पार्ट में जो इनकम है वो हट जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर बचेगा, ठीक है। आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन, सॉरी नॉट क्वेश्चन, जो आपका कंपोनेंट है ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑल राइट, देन आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नाउ यहाँ पर जो है ना लोचा फंसता है, मतलब कि ये एकदम मैं अगर क्लियरली बोलूं तो इस पर्टिकुलर में जो है आप लोगों को पूरी जो है कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है इन एग्जाम्स और इन क्वेश्चंस, ठीक है। ये बहुत बार होता है कि जब आपके प्रैक्टिकल्स आप लोग देखोगे तो उसमें जो है ना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होता है,
इसकी जगह पे आपको जो है ना वेरियस चीजें दे दी जाती है। अब उन सबको कंपाइल करके या उनसे जो है आपको आपका जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है उसे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है, बस इसे जो है प्रॉपरली पढ़ना है, इसके जो कंपोनेंट्स है उन्हें प्रॉपरली पढ़ना है हमें। ठीक है, सो इसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। सो इट रिफर्स टू द एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। दैट मीन्स कि जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो इसका पार्ट बनता है। अब ये मोस्टली जो है फर्म्स करती है, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट जो है वो हम अलग रखेंगे। ठीक है, so there are two components of GDCF. first one is gross fixed capital formation और second होता है आपका inventory investment, that is change in stock. अब देखो कभी कभी जो है क्वेश्चन में आपको दिया जाता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखना हमें ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए। तो अगर ये दिया है तो यहां तक कैसे पहुंचेंगे, सिंपल सी चीज है, अगर आप ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड कर देते हो आपके चेंज इन स्टॉक को, तो आपको मिल जाएगा आपका GDCF, that is gross domestic capital formation. all right, inventory investment का मतलब है change in stock, एकदम सिंपल है, that is change in stock. all right, देन उसके बाद में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना वो अगर डायरेक्टली तो दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन हो सकता है वो आपको डायरेक्टली ना दिया हो सकता है कुछ इस वे में दिया हो आपके पास में ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, या फिर ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, या फिर ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये जो तीनों है ये आपके ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के कंपोनेंट्स है। दैट मींस अगर आप इन तीनों को प्लस करोगे, ऐड करोगे, तो आपके पास में जो है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। So it refers to the expenditure incurred on purchase of fixed assets. This expenditure is generally divided into 3 subcategories. First one is gross business fixed investment. ठीक है, that means it includes expenditure on the purchase of new plants, machineries, equipments, etc. ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि आपने जो है कितना जो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक कोई भी प्लांट मशीनरी परचेज किया आपने, कोई इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदे, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स आप लोगों ने परचेज किए। उसके बाद में आता है ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, नेम से ही समझ जाओ, इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस बाय हाउस होल्ड्स। ठीक है, जो ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन जो है इन्वेस्टमेंट है, तो रेसिडेंशियल दैट मींस जहां हम रह सके उसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो या तो आपने कोई परचेज किया है कोई हाउस, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन किया है, किसके लिए, हाउस होल्ड्स के लिए। रेसिडेंशियल मतलब कि हाउस होल्ड्स के काम का है, वो जो है फर्म्स के काम का नहीं है। ऑल राइट, दिस वन इज फॉर फर्म्स। देन आता है ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सो इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा बाय गवर्नमेंट। जैसे कि नाम बोल रहा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक दैट मींस गवर्नमेंट, तो जो गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो आपका जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले आ गया जो फर्म्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, फिर आ जाता है आपका जो हाउस होल्ड्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, एंड फिर आ जाता है हमारा क्या, जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। ऑल राइट, देन इसके बाद में जो चेंज इन स्टॉक है दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। सो इट रिफर्स टू द फिजिकल चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, semi-finished goods lying with the producer. It is calculated as difference between closing stock and the opening stock of the year. ठीक है, closing minus opening जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है जो आपका चेंज इन स्टॉक है, कि जब आपने ओपन किया था किसी ईयर को तब आपके पास में कितना स्टॉक था, और जब आप क्लोज कर रहे हो किसी ईयर को तब आपके पास में कितना स्टॉक बचा है। तो दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक जब हम करते हैं तो हमें चेंज इन स्टॉक मिलता है। ठीक है, तो जब आप ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को और आपका जो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट है इसे ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपका GDCF दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो GDCF को हम कुछ इस वे से भी बोल सकते हैं, इसको अगर मैं पूरा जो है कंपोनेंट वाइज अगर स्प्लिट कर दूं तो कुछ इस वे से आ जाएगा, दैट इज ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ऑल राइट, नाउ ये तो हो गई जो एक लाइक पूरी जो यहाँ पर हमारे पास में चीजें गिवन है वो।
अब इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ और भी दे दिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास में क्वेश्चन में ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पर दिया हो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिर आप जो है इस पर कैसे जाओगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पर। देखो हमें बहुत अच्छे से पता है ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है। तो बस इस नेट को हमें ग्रॉस में कन्वर्ट करना है ना, तो इसमें हम डिप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, जो ग्रॉस है वो वाला टर्म आ जाएगा। कभी कभी ये दिया होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना देकर आपको दिया हो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो जब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया जाए तो उसमें आपको प्लस डिप्रिसिएशन कर देना है, तो आपके पास में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा। ऑल राइट, फिर आते हैं जो फोर्थ कंपोनेंट है दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। अब हमने हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर वाला कंपोनेंट था वो देख लिया। अब आते हैं जो आपका फॉरेन सेक्टर वाला है दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्स माइनस एम का मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। सो इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कितना सेल आउट कर रहे हैं गुड्स को, और हम कितना जो है रिसीव कर रहे हैं, दोनों का जो डिफरेंस है that is net exports. So exports refers to expenditure by foreigners on purchase of domestic product and import is the expenditure by residents on foreign products, ठीक है। अब ये जो चारों कंपोनेंट्स हैं जब हम उन्हें एक साथ में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपना जीडीपी एट एमपी। इसके स्टेप्स देख लो, जो अभी तक हमने देखा बस वही सारी जो है वो सब कुछ प्रॉपर्ली स्टेप वाइज आ जाता है। दैट इज सबसे पहला यू नीड टू आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक्स यूनिट इनकरिंग फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो यूनिट्स जो कि फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड आर एस्टिमेटेड एंड क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। First one is private final consumption expenditure, then comes government final consumption expenditure, then comes gross domestic capital formation and then comes net exports, ठीक है। Then आते हैं next पर, so the sum total of 4 components of final expenditure gives gross domestic product at market price, that is GDP at MP, is equals to PFCE plus GFCE plus GDCFN plus X minus M, ठीक है। अब जो है इससे आप डोमेस्टिक इनकम को भी कैलकुलेट कर सकते हो और इससे आप नेशनल इनकम को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओनली यू नीड टू डू इज कन्वर्जन, ठीक। अब आ जाओ कि इनका जो रिकंसिलेशन है, ठीक है। अब रिकंसिलेशन के पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसके जो है प्रिकॉशंस क्या क्या है, ठीक है। प्रिकॉशंस वाली जो है यहाँ पर स्लाइड नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जो है इसके प्रिकॉशंस बता दूंगी। एंड प्रिकॉशंस जो है वो हम इनकम मेथड के जो प्रिकॉशंस है ना उन्हीं से पूरा कनेक्ट करके बता दूंगी मैं आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को भी जो है क्लैरिटी रहे कि कैसे आपने अगर एक के प्रिकॉशन समझ ले तो आपको दूसरे के भी पता चल जाएंगे। हमने क्या बोला था इनकम मेथड में कि ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करना है। हम एक्सपेंडिचर मेथड में क्या बोलेंगे कि ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट्स जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। फिर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स जो है वो इंक्लूड नहीं होगी, ये हमने इनकम मेथड में बोला था। हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज, और एक्सपेंडिचर ऑन सेल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स and goods will not be included। लेकिन अगर कोई भी ब्रोकरेज या कमीशन आपने पे किया है, ठीक है, रिसीव की जगह पे लिख दो, ऑलराइट। अगर कोई भी ब्रोकरेज और कमीशन आपने पे किया है तो वो पर्टिकुलर चीज हम इंक्लूड करेंगे, ऑलराइट। आई गेस ये 2 प्रिकॉशंस क्लियर है कि कैसे इनकम मेथड से हमने जो है एक्सपेंडिचर मेथड के प्रिकॉशंस को बिल्कुल लिंक कर दिया है। देन उसके बाद में इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स दिया है, इस इनकम की जगह पर फिर से क्या करो, एक्सपेंडिचर लिखो, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ, ठीक है, ऑन क्या आ जाएगा, सेल की जगह पर परचेज आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। लेकिन अगर कोई भी कमीशन, ब्रोकरेज इस पर हमने पे किया है, ठीक है, अगर ये चीजें जो है अगर आपने पे की है तो ये एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगा। देन विंडफॉल गेन्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो ये फिर ये आपके एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है।
देन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। तो ये चीज भी जो है आपकी एक्सपेंडिचर मेथड में नहीं आएगा। सो अगर हम लोग सिंपल उसमें बोले तो कोई भी जो है इंटरमीडिएट गुड्स पर अगर एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स पर जो एक्सपेंडिचर इनकर किया गया है वो इंक्लूड किया जाएगा। इसके अपार्ट जो फैक्टर पेमेंट्स है वो इंक्लूड होंगे, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट्स को हमें नहीं करना है। सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में अगर आपने, नॉट सर्विसेज ओनली गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स को अगर परचेज करने में आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी, मतलब कि जब वो पहली बार खरीदा गया होगा तब जो है वो इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर उस पर कोई भी ब्रोकरेज कमीशन पे किया गया है तो हम उसे इंक्लूड करेंगे। तो इसी वजह से जो आपके इनकम मेथड वाले जो प्रिकॉशंस हैं वहां पर जहां पर इनकम लिखा है उन सबको अगर हम एक्सपेंडिचर बोल दें तो आपका जो है प्रिकॉशंस बन जाते हैं ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। आई गेस ये जो तीनों ही हमारी मेथड्स थी, ये तीनों ही आप लोगों को क्लियर है। ये एक टेबल है जो कि बेसिकली आप लोगों को एक सम अप कर रहा है जो आपकी पूरी जो तीनों मेथड्स थी हमारी, वो दैट इज रिकंसिलिएशन ऑफ 3 मेथड्स। देखें तो यहाँ पर है ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड, देन दिस इज आवर इनकम मेथड और ये है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। ये आपको याद करने में इजी रहेगा। आप एक कंपैरिजन के थ्रू जो है सारी चीजें देख सकते हो, किससे कौन सा एग्रीगेट मिल रहा है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आई गेस ये जो आपके वेरियस जो मेजर्स हैं ऑफ नेशनल इनकम ये आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। तो विद दिस हमारे ये जो तीनों मेथड्स हैं कंप्लीट हो जाते हैं। प्रैक्टिकल्स अभी हम लोगों ने सॉल्व नहीं किए, अभी हम लोगों ने सिर्फ उसकी थ्योरी पार्ट समझी है। प्रैक्टिकल्स भी जो है हम आगे देख लेंगे। ऑल राइट, सो आई गेस इतना पार्ट जो है वो आप लोगों को क्लियर है। अभी भी चैप्टर जो है वो फिनिश नहीं हुआ है, बहुत ही जो है छोटा पार्ट अभी बचा है हमारे चैप्टर का, तो उसे हम जो है अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे। आई होप सो कि ये पर्टिकुलर जो भी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ा ये सब कुछ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। इसी के तरह और भी वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को हमारा जो यूट्यूब चैनल है सोशल स्कूल उस पर मिल जाएंगे। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट। ऑल्सो स्टूडेंट्स यू कैन डाउनलोड अनअकैडमी ऐप जहां पर आपको और भी जो है बहुत ही अच्छे एक्साइटिंग से फीचर्स जो है वो मिल सकते हैं, जैसे कि आप लोग जो हो रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हो चैट्स एंड इमोजीज के थ्रू। जो एक पर्सनल असिस्टेंस है वो आप लोगों को मिल सकता है। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, क्वेश्चन टैब को यूज करके आप लोग जो है लाइव पोल ऑप्शंस है आप लोगों के पास में फॉर क्विज एंड ऑल, एंड ऑल्सो यू हैव द चांस टू विन स्कॉलरशिप थ्रू वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट। अगर आप इन सारे फीचर्स को जो है एक्सपीरियंस करना चाहते हो और मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो डू यूज कोड साक्षी वी, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल सोशल स्कूल जहां पर आपको जो है वेरियस अपडेट्स भी मिलेंगे, प्लस अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह है तो वो भी आप लोग वहां पर पूछ सकते हो, एंड ऑल्सो नोट्स वगैरह जो है वो भी आप लोग वहां पर मिल जाएंगे। सो आई होप सो कि ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है, एंड इस पार्ट में हमने जितना भी पढ़ा है ये भी सब कुछ अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।